हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर सीरीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ये जो चैप्टर है बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो है कॉम्प्लेक्स चैप्टर भी आएंगे, बट समझने में कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी आराम से समझ लेंगे, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम यहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपको लाइव क्लास में रेगुलरली डिस्कस कर लेना है, ठीक है। और जो है मेनली इसमें जो है बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बाद में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। जो भी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम लोग लाइव क्लास में या वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। इसमें से हम लोगों ने फर्स्ट वाला जो था वो लेक्चर 5 में हर्बेरियम पूरा तरीके से डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे के जो बाकी के जो 8 बचे हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, तो सेकंड है हमारा बोटेनिकल गार्डन। इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। हमको पता है कि बोटेनिकल गार्डन जो है वो बड़े बड़े पार्क्स होते हैं जिसमें अलग अलग वैरायटीज़ के प्लांट्स को रखा जाता है, लोग उनको देखने आते हैं, उनका जो है साइंटिफिक नेम वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। ईच प्लांट इज लेबल्ड विद इट्स बोटेनिकल नेम एंड फैमिली, ठीक है। और हर प्लांट का वहाँ पर अगर अच्छे से मेंटेन किया हुआ है बोटेनिकल गार्डन को, अब इंडिया का कोई भरोसा नहीं है, बट बाकी कंट्रीज़ में प्रॉपरली वहाँ पर उसका जो है साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली का नाम लिखा होता है, ठीक है। अब कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन जिनसे क्वेश्चन आते हैं। रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट क्यू लंदन में है, इंग्लैंड में है ये, ठीक है। उसके बाद इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा वेस्ट बंगाल, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है या रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद कुछ और यहाँ पे दिया है, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। 1759 में ये विलियम एल्टन ने फाउंड किया था, स्टार्ट किया था ये। उसके बाद ऑर्टो बोटेनिको, ये पैडुआ गार्डन जो है इटली में है। उसके बाद पीसा इटली में है। उसके बाद विला टोरेंटो, ये भी एक बोटेनिकल गार्डन जो इटली में मिलता है हमको। उसके बाद मेन बोटेनिकल गार्डन जो मॉस्को में है, इसमें हमको याद रखना है इट इज़ द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। तो ये कुछ बोटेनिकल गार्डन्स हैं, इनके लोकेशन पूछा जा सकता है कि पीसा बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, विला टोरेंटो कहाँ पर है, और दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, मेन बोटेनिकल गार्डन उसका नाम है, और कहाँ पर है, मॉस्को। मॉस्को कहाँ पर है, रशिया में, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, वही चीज़ है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में है, ठीक है। ये 1787 में फाउंड किया था बाय रॉबर्ट किड, ठीक है। उसके बाद विलियम रॉक्सबर्ग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। ये क्वेश्चन हमको याद रखना है, बहुत बार पूछा जा सकता है हु इज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, तो हमको याद रखना है विलियम रॉक्सबर्ग, और वही इसके डायरेक्टर थे 1793 से 1813 तक। इट हैज़ द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा जो है वो लार्जेस्ट हर्बेरियम है। वहाँ पे ग्रेट बेनियन ट्री है जो बहुत बड़ा है साइज में, ठीक है। इट इज़ नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये जो गार्डन है उसको कौन संभालता है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद द फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन क्या करता है, प्रोवाइड रिकॉर्ड्स ऑफ लोकल फ्लोरा फॉर मोनोग्राफिक वर्क, ठीक है। एक हम लोग मोनोग्राफ बनाते हैं, हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे मोनोग्राफ। उसके लिए जो है डेटा इकट्ठा करना, रिकॉर्ड्स लोकल उस जगह जो, जैसे आप देखोगे गुजरात में अगर कोई बोटेनिकल गार्डन है तो वहाँ पे यहाँ की जो वैरायटीज़ के प्लांट है वो देखने को मिलेंगे। वेस्ट बंगाल में अगर है तो वेस्ट बंगाल की जो लोकल वैरायटीज़ है प्लांट्स की वो देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग प्लांट मटेरियल। लिविंग प्लांट अगर सैंपल लेना है किसी को तो वहाँ जाके ले सकता है। सप्लाई सीड्स एंड मटेरियल फॉर बोटेनिकल इन्वेस्टिगेशन, किसी प्लांट पे रिसर्च करना है उसके सीड्स को तो वहाँ से हम उनके सीड्स ले सकते हैं, ठीक है। और घूमने के भी काम आता है। प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ एक्स सीतु कंजर्वेशन। एक्स सीतु मतलब एक जगह पे जो चीज़ मिलती है उसको कहीं दूसरी जगह जाके स्टोर करना। जैसे मान लो कोई प्लांट है वो बिहार में होता है और वो धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा है, तो हम उसके कुछ सीड्स ले जाके हम वहाँ बोटेनिकल गार्डन में लगा सकते हैं, उसका देखभाल करेंगे जिससे वो
जो है स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं, तो जहाँ होता है वहीं पर नहीं, वहाँ से कहीं और ले जाके अगर मैं उन सीड्स को ग्रो कर रहा हूँ उस स्पीशीज़ को, तो उसको हम बोलेंगे एक्स सीतु। अगर जहाँ पर है वहीं पर कंजर्व कर दिया तो उसको हम बोलते हैं इन सीतु। जैसे कि मान लो जूनागढ़ में शेर पाए जाते हैं और वहीं पर हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी जूनागढ़ में, तो उसको हम बोलेंगे इन सीतु कंजर्वेशन। बट अगर मैं जूनागढ़ के शेर को ले जाकर भोपाल में उनको एक जगह पर रखता हूँ, एक एरिया ले लिया मैंने, लैंड ले लिया, वहाँ पर उन्हें कंजर्व करता हूँ, उनकी देखभाल करता हूँ, तो उसको मैं बोलूँगा एक्स सीतु कंजर्वेशन। ठीक है, समझ गए? ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ये टर्म बार बार यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से मेन चीज़ें यही है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ बॉटेनिकल गार्डन जो है वो 1962 में बना था, इतना हमको याद रखना है। उसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम्स। हमको पता है प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनमें हम लोग जो है डेड प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं। म्यूजियम आप लोग गए होंगे। ठीक है, स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन सॉल्यूशन कंटेनर ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन के कंटेनर में आपने देखा होगा इस तरीके से एनिमल्स को रखा होता है, प्लांट सैंपल्स रखे होते हैं, ड्राइड फॉर्म में रखा होता है। ठीक है, इंसेक्ट्स को इंसेक्ट बॉक्सेस में रखते हैं। स्टफर, लार्ज एनिमल्स को जो है हम लोग स्टफ़ करके, स्टफिंग भर के, क्योंकि वो अंदर वाली चीज़ तो पूरी ख़राब हो चुकी है, सड़ चुकी है उसकी, बट उसका ऊपर का फर जो है वो बच जाता है, तो उसको स्टफ़ करके हम लोग ऐसा पूरा एनिमल जैसा बना देते हैं। ठीक है, एनिमल स्केलेटन्स हमको म्यूज़ियम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो म्यूज़ियम के लिए है। उसके बाद फोर्थ आता है हमारा जूलॉजिकल पार्क। जू में आप लोग गए होंगे। ठीक है, सूरत में भी जू है। ठीक है, तो ये क्या है? वेयर लाइव एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। ठीक है, हम लोग अलग अलग जगह से एनिमल्स को लेकर आए हैं और उनको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा है। उसके बाद उस पर हम लोग वहाँ पे उस पर स्टडी भी कर सकते हैं, उनके बिहेवियर पे, उनकी फूड हैबिट्स पे, क्या खाते हैं। लार्जेस्ट जू पूछा जाता है कहाँ पर है? क्रूगर, साउथ अफ्रीका में है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट जू एशिया। एशिया में सबसे बढ़िया जो जू है वो है दिल्ली वाला जू। ठीक है, उसके बाद आता है की क्या है? वो चाबी वाला की नहीं है ये। इट इज़ एन एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिज्म को पहचानने का एक तरीका, एक एड है ये। ठीक है, जैसे हम टेक्सोनोमिकल एड्स पढ़ रहे हैं तो ई भी एक एड है जिससे हम किसी ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं। जैसे कि मान लो आप कहीं जंगल में गए, ठीक है, वहाँ पर आपको एक जानवर दिखाई देता है बट आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो, तो आप की का यूज़ करोगे। आपने मान लो कि मेरे को फ़ोन किया कि सर मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ, यहाँ पर ये जानवर है तो उसको मुझे पहचानना है, तो आप मेरी हेल्प करो। तो मैं की के थ्रू हेल्प कर सकता हूँ आपकी। कैसे? मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको यस नो में आंसर देना है। जैसे कि क्या उसकी पूंछ है, तो आप बोलोगे यस और नो। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे कि भाई, मैं पूछूंगा आप उसकी स्किन ड्राई है या उसकी स्किन जो है वो ऑयली स्किन है या गीला गीला स्किन है उसका। उसके बाद क्या वो 4 पैर पे चल रहा है या 2 पैर पे चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन हम पूछते जाएंगे जिससे हम अल्टीमेटली पहुँच जाएंगे कि भाई ये कौन सी कैटेगरी का एनिमल हो सकता है, क्या ये रेप्टाइल हो सकता है या एम्फीबियन हो सकता है, वो हम लोग फाइनली उस पर पहुँच सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछ के। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं की। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। ठीक है, तो यस और नो वाले को हम कपलेट बोल रहे हैं। ईच कपलेट हैज़ 2 अपोजिट ऑप्शंस, ऑफ दिस ओनली रिलेवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड, अदर इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछोगे कपलेट में तो एक तो रिजेक्ट होगा, या तो यस होगा या नो होगा, दोनों नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ईच स्टेटमेंट इज द की कॉल्ड एज लीड। हर स्टेटमेंट के बाद एक हमको लीड मिल रहा है। जैसे बोलते हैं ना पुलिस वालों को लीड मिलता है, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको लीड मतलब एक हमको आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया, एक सुराग मिल गया हमको। जैसे मैंने बोला कि भाई उसकी पूंछ है कि नहीं है, तो तुमने बोला नहीं है, तो मेरे दिमाग में से वो चीज़ें निकल जाएंगी जिनकी पूंछ होती है। ठीक है, तो और हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उसी तरह से। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखा है, हमको एक जानवर मिला, हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा उसका स्किन ड्राई है तो नो, तो हम बोल सकते हैं कि भाई सैलेमेंडर हो सकता है, बट स्किन जो है वो स्किन ड्राई है। ठीक है, तो हम यहाँ जाएंगे नो, तो वो सैलेमेंडर होगा अगर हमने आगे का इन्वेस्टिगेशन कर लिया। उसके बाद हेयर है क्या, तो तुम बोलोगे नो। अगर नो है तो लिजार्ड हो सकता है वो, अगर है तो भाई अपोजिबल थम्स, या तो वो टाइगर है या बाइपिडल। ठीक है, थम्स को हम देखेंगे।
ठीक है, थंब देख के हम बता सकते हैं कि वो टाइगर होगा या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म होगा। उसके बाद थम्स में अगर नो है तो टाइगर लॉयन, मतलब ऐसा नहीं, सिर्फ ये एक एग्जांपल दिया है मैंने। और अब उसके बाद पूछा बाइपेडल, क्या 2 पैरों पे चलता है? अब 2 पैरों पे ह्यूमन चलेगा, बाकी तो कोई 2 पैर पे चलता नहीं है, ठीक है। तो नो है तो गोरिल्ला हो सकता है। ये मतलब एग्जैक्टली नहीं पहुंचेंगे हम लोग, बट ये हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स को पहचानने में, साइंटिस्ट को, जो भी रिसर्चर्स होते हैं उनको, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल दिया और यहाँ पे बैक्टीरिया को पहचानने का, ये आप पढ़ लेना, ये भी उसी का एक लीड का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आता है फ्लोरा। फ्लोरा क्या है? इट इज़ द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज ऑफ ए गिवन एरिया। एक एरिया का जो भी प्लांट स्पीशीज है उनका पूरा एक बुक में हम लोगों ने सब लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरा, ठीक है। पूरे एरिया का प्लांट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये प्लांट पाए जाते हैं, ये प्लांट ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो सारी चीज़ें अगर हमने एक बुक में लिख के रखी, जैसे यहाँ पे फ्लोरा ऑफ पैन हिमालय, हिमालयन रीजन का पूरा कितने प्लांट्स होते हैं, कौन से जड़ी बूटी होते हैं, सब कुछ उस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें इतना ही समझना है हमको। उसके बाद आते हैं मैनुअल्स। मैनुअल्स में क्या है? रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया, ठीक है। इसमें हम लोग नेम्स को रिकॉर्ड करते हैं, बाकी डिटेल नहीं रखते, इसमें हम लोग नेम्स का रिकॉर्ड रखते हैं। उसके बाद आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में क्या है? दीज आर द रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, सिर्फ एक के बारे में, ठीक है। अगर एक के बारे में हम लोग पूरा स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मोनोग्राफ, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनके बीच में, ये हमको याद रखना है। उसके बाद है कैटलॉग। इट इज़ एन अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीशीज। कैटलॉग में कुछ नहीं है, सिर्फ जो भी एरिया में जो भी जितनी स्पीशीज होती है उनको अल्फ़ाबेटिकली ए से लेके जेड तक हम लोगों ने अरेंज किया है, सिर्फ उनके नाम, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कैटलॉग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे टेक्सोनॉमिकल एड्स कंप्लीट हो गए और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल चैप्टर था, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो इतना सिंपल नहीं है, काफ़ी बड़ा भी है, छोटा भी है ये चैप्टर, ठीक है। तो अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, पूरे 6 लेक्चर के आपको नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं और उस नोट्स का आपको PDF बनाकर या तो CFE ऐप के ऊपर या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप, उसका PDF फॉर्म में आप उसके नोट्स आपको कंपलसरीली सबको भेजने हैं। आफ्टर कंप्लीशन, जब ये वीडियो आप देख लो उसके 2 दिन के अंदर आपके नोट्स मेरे पास आ जाने चाहिए, आइदर ऑन द CFE ऐप और यू कैन सेंड इट टू मी बाय व्हाट्सएप, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाइलाइटर ले लो या अंडरलाइन कर लो, आपके नोट्स है, याद रखना। नोट्स आप मेरे लिए नहीं बना रहे हो, मुझे उन नोट्स का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आपके लिए हैं, नीट के लिए हैं। कोशिश करना सब लोग एक मोटा नोटबुक, आप थोड़ा थिक नोटबुक आप बनाओ। पतले पतले नोटबुक लोगे तो बहुत सारे नोटबुक हो जाएंगे 12th ख़त्म होते होते। तो नीट के लिए फिर आपको, आप सोचो 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, अगर 20-20 नोटबुक हो गए तो 60 नोटबुक को लेके कहाँ घूमोगे। इसलिए एक थिक नोटबुक लेना, वो भी भर जाता है, उसके बाद भी थिक लेना, तो कम नोटबुक्स में आपका पूरा 11th एंड 12th कंप्लीट होगा। क्योंकि आपको नीट के लिए पूरा पढ़ना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। बोर्ड्स में तो चलेगा कि बोर्ड्स में 11th का सिलेबस नहीं आता है, बट नीट में तो पूरा आता है। इसलिए एक बड़ा चौड़ा नोटबुक लेना और अच्छे से नोट्स आपको प्रिपेयर, जितने अच्छे नोट्स आप बनाओगे उतना आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। थैंक यू।